हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल न्यूरोलॉजी. वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ नीट पीजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Question is 60-year-old man with hemiplegia in OPD, stroke for 2 months. He suffered from a stroke for last 2 months. On examination, he was found to have slurred speech and a positive Babinski sign. Which other examination finding are expected to be seen in this patient? So basically, we have to identify whether it is UMN lesion, whether it is LMN lesion, and if which type of lesion, and on the basis of that we have to answer this question. So let's discuss UMN versus LMN. ओके, तो देखो ये जो ब्रेन है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, दिस मेक्स अपर मोटर न्यूरॉन. ओके, ये अपर मोटर ब्रेन में है कॉर्टेक्स से, और ये दिस इज़ अप टू दिस न्यूक्लियाई अप टू दिस न्यूक्लियाई, दिस इज़ अपर मोटर न्यूरॉन. एवरीथिंग इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और उसमें भी कहाँ ब्रेन में, टिल दिस न्यूक्लियाई, एंड स्पाइनल कॉर्ड में दिस एंटीरियर हॉर्न सेल. okay, so in brain and spinal cord, in brain up till these nuclei, and in spinal cord up till this anterior horn cells, these are upper motor neuron. और ये ब्रेन न्यूक्लियस में जो है फ्रॉम हेयर टू स्केलेटल मसल्स, क्रेनियल नर्व सप्लाइड मसल्स, एंड इन होल बॉडी, ये जो एंटीरियर हॉर्न सेल है स्पाइनल कॉर्ड की, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, इसमें जो एंटीरियर हॉर्न सेल है इसके आगे जो भी नर्व्स है, दीज आर लोअर मोटर न्यूरॉन. सो अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, दिस इज द एनाटमी. इस डायग्राम में भी यू कैन सी दिस इज क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंड यहाँ पे ये क्या है, दिस इज एंटीरियर हॉर्न सेल. इसके आगे ये जो मोटर न्यूरॉन्स है, दीज आर लोअर मोटर न्यूरॉन, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड पूरा ऊपर से नीचे तक आ रहा है, दैट इज यूएमएन. अंडरस्टूड? Okay, so first difference in UMN, there is hypertonia, tone is increased, and in LMN there is hypotonia or flaccidity. What is the reason for that? Look, in this diagram you can see, ये क्या है, थाई मसल्स है. ये जो मसल्स हैं, देयर इज़ अ रेस्टिंग टोन. नॉर्मली जो टोन होती है वो एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स के थ्रू मेंटेन होती है. स्ट्रेच रिफ्लेक्स, इसका क्या मतलब है, वेन एवर देयर इज स्ट्रेच इन द टेंडन ऑफ दीज मसल, तो क्या होता है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स की डॉर्सल कॉलम में, ये डॉर्सल पीछे की तरफ, और यहाँ से इसने सेंसेशन दिया, एंड दीज मोटर नर्व्स आर कमिंग दिस. तो ये जो है, दिस इज़ अ रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क. This reflex arc maintains the muscle tone, resting muscle tone. तो which nerve fibers are the part of this reflex arc? Reflex arc, इसके component क्या है, these sensory nerves and these motor nerves. तो दोनों ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दिस इज सेंसरी नर्व एंड दिस इज मोटर नर्व, और ये मोटर नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सो दिस विल बी कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन. सो द रिफ्लेक्स आर्क मीन्स नॉर्मल मसल टोन इज मेंटेन्ड बाय दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है सेंसरी, एक पार्ट है मोटर. अंडरस्टूड? तो whenever there is damage to these nerves, ये क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन, तो क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्स आर्क है वो क्या हो जाएगी, डैमेज्ड. रिफ्लेक्स आर्क डैमेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दिस टोन विल डिक्रीज. अंडरस्टूड? अच्छा, सपोज देयर इज यूएमएन लीजन. यूएमएन लीजन में क्या होगा, दिस सेंसरी नर्व इज ऑल्सो इंटैक्ट, दिस मोटर नर्व इज ऑल्सो इंटैक्ट. तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है दैट इज इंटैक्ट. तो ये टोन नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नॉर्मली यूएमएन इस रिफ्लेक्स आर्क को कंट्रोल करके रखता है. ठीक है, इट इज़ अंडर कंट्रोल दिस स्ट्रेच रिफ्लेक्स, बट वेन एवर देयर इज ह्यूमन लीजन, तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो टोन का क्या होगा, टोन विल इंक्रीज. अंडरस्टूड? सो दैट इज़ वाई इन ह्यूमन लीजन देयर इज हाइपरटोनिया, और एलिमेंट लीजन में क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिया. सेम थिंग इज एक्सेजरेटेड रिफ्लेक्स होंगे ह्यूमन में, बिकॉज रिफ्लेक्स आर्क इज मोर एक्टिव, और इसमें डिमिनिश्ड होंगे, बिकॉज एलिमेंट लीजन में डिमिनिश्ड क्यों होंगे, बिकॉज वेन एवर देयर इज स्ट्राइक,
तो ये जो मोटर नर्व है दिस इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो ये रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड होगा, और यूएमएन में ये एक्टिव ज़्यादा है तो रिफ्लेक्स बढ़ जाएंगे। थर्ड इज बेविंस्की साइन इज प्रेजेंट इन यूएमएन लीजन, एब्सेंट और फ्लेक्सर प्लांटर इन एलएमएन। इसका क्या रीज़न है? देखो बेविंस्की होता है कि व्हेन दिस साइड ऑफ द सोल स्ट्राइक करते हैं ऐसे, दिस इज़ द राइट, ये डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है, दिस इज़ द राइट पाथ ऑफ स्क्रैचिंग द सोल, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है, ये फ्लेक्सर रिस्पॉन्स, ये सब नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, बट एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाते हैं, और ये फैनिंग, चारों जो टो हैं ये फैनिंग हो रहा है पंखे जैसे। ओके, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? देखो नॉर्मली जो होता है न्यू बॉर्न बेबी, उसमें यस तो न्यूबॉर्न में क्या होता है कि दिस इज़ नॉर्मल, दिस एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स इज़ नॉर्मल, बट एज द ब्रेन डेवलप्स कॉर्टिकल कंट्रोल आता है और ये नॉर्मल हो जाता है, फ्लेक्सर रिस्पॉन्स इज नॉर्मल, मीन्स अप टू एज ऑफ 1 year extensor plantar is normal, but after complete development of cortex this is the normal response, but whenever there is UMN lesion तो क्या होगा, there is connection cut between UMN and पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो क्या होगा, जो मोटर कंट्रोल है दिस वो लॉस्ट हो जाएगा, और ये जो न्यूबॉर्न में फाइंडिंग मिलती है एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स दैट विल बी सीन। तो वही लिखा हुआ है बेविंस्की एक्सटेंसर प्लांटर मीन्स क्या होगा कि उसका जो ब्रेन हायर फंक्शन है वो मतलब कॉर्टिकल फंक्शन है दैट इज़ लॉस्ट और नॉट कंट्रोलिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एनी मोर, दैट इज़ बाई एक्सटेंसर, और इसमें क्या होगा, फ्लेक्सर। मसल वेस्टिंग इसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है लोअर मोटर न्यूरॉन में, ऐसा क्यों? एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय मसल टोन, रेस्टिंग मसल टोन। देखो नॉर्मली अगर लोअर मोटर न्यूरॉन फंक्शनिंग है, मीन्स दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंसरी एंड दिस मोटर इज़ फंक्शनिंग, तो क्या होगा, दिस मसल इज़ एक्टिव, तो क्या होगा, इसकी वेस्टिंग कम होगी, धीरे धीरे होगी, डिस्यूज वेस्टिंग होगी बहुत दिनों बाद, मीन्स यूएमएन लीजन में लेस वेस्टिंग, और यू कैन से नो वेस्टिंग और डिस्यूज वेस्टिंग और आफ्टर क्रोनिक डिजीज़। और एलएमएन में क्या होगा, बिकॉज दिस मोटर न्यूरॉन इज़ नॉट फंक्शनिंग, दिस रिफ्लेक्स आर्क इज़ लॉस्ट, तो ये मसल काम ही नहीं करेगी, तो देयर विल बी प्रोफाउंड एट्रोफी और वेस्टिंग। नेक्स्ट इज़ फेसिकुलेशन। फेसिकुलेशन एलएमएन में प्रेजेंट होते हैं, इसका क्या रीज़न है? देखो व्हेन देयर इज़ यूएमएन लीजन तो क्या हो रहा है, ये सब एक्टिव है, दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है, तो दिस इज़ वन पॉइंट। अनदर इज़ व्हेन देयर इज़ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन मीन्स ये जो मोटर नर्व है जो कंट्रोल कर रही है इस मसल को, तो दैट इज़ लॉस्ट। तो क्या होगा कि ये जो मसल की नर्व सप्लाई है, इसके अलग अलग जो फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स, कुछ एक्टिव होंगे कुछ इनएक्टिव होंगे, और देयर विल बी इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट नर्व फाइबर्स जो कि ये मसल को सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, फेसिकुलेशन होंगे, मतलब कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होंगे कुछ पार्ट्स में, कुछ में नहीं हो रहे होंगे, तो फेसिकुलेशन जो कि नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, और व्हेन माइक्रोस्कोपिक उसको क्या बोलते हैं, फिब्रिलेशन। तो फेसिकुलेशन एंड फिब्रिलेशन आर सीन इन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। यूएमएन में डिस्टल ग्रुप ऑफ मसल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, और इसमें लोअर मोटर में इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअली जो नर्व फाइबर डैमेज होगी पेरिफेरल वो हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, स्ट्रोक, सीडोबल्बल पाल्सी अभी देखेंगे, और इसमें बल्बर पाल्सी, पेरिफेरल नर्व इंजरी। ओके, तो स्ट्रोक हुआ है मीन्स दिस इज़ अ यूएमएन लीजन। ओके, तो प्रोमिनेंट इसमें क्या पूछा है, विच अदर एग्जामिनेशन फाइंडिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी सीन? प्रॉक्सिमल नो, डिस्टल होता है, हाइपोटोनिया नो, ये एलएमएन का फाइंडिंग है, फेसिकुलेशन नो, दिस इज एलएमएन फाइंडिंग, एक्सेगरेटेड डीटीआर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइपरटोनिया इज फॉल्स? स्पास्टिसिटी रिजिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पास्टिसिटी रिजिडिटी। देखो स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी में बेसिक डिफरेंस है, दिस इज़ ड्यू टू पिरामिडल ट्रैक्ट मीन्स कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, और ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट मीन्स बेसल गैंग्लिया में होता है। वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है स्पास्टिसिटी, इसको समझते हैं। देखो ये पेशेंट है, ये डॉक्टर है, ही इज़ होल्डिंग पेशेंट हैंड्स, और ये क्या करेगा, अब इस हैंड को फ्लैक्स करेगा ऐसे डंबल मारने जैसे, ऐसा फ्लैक्स करेगा इसको पकड़ के, बट पेशेंट इज़ नॉट फ्लैक्सिंग, डॉक्टर इज़ फ्लैक्सिंग पेशेंट्स हैंड, मीन्स पैसिव,
पेशेंट अपने से नहीं कर रहा, पैसिवली डॉक्टर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देन ही विल एसेस द टोन, कितना रेजिस्टेंस फील हो रहा है ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस फील होगा, दिस इज़ कॉल्ड मतलब दिस इज़ कॉल्ड ईदर हाइपोटोनिया और हाइपरटोनिया। अभी हमने पढ़ा हाइपोटोनिया किस में मिलता है, एलएमएन में, और हाइपरटोनिया किस में मिलता है, यूएमएन में। अब इसके भी दो टाइप हो सकते हैं, वेदर स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी। स्पास्टिसिटी का क्या मतलब होगा कि ये जब इसको बंद करेगा तो इनिशियली और एट द एंड ही विल फील इंक्रीज रेजिस्टेंस, और बीच में ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगा। दिस इज़ लाइक अ क्लास्प नाइफ, जिससे चाकू बंद करते हैं, क्लास्प नाइफ होता है, इनिशियली ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, एंड में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। दिस इज सीन इन पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन, ठीक है। यूएमएन की कौन सी वैरायटी, पिरामिडल ट्रैक्ट, सो क्लास्प नाइफ। दूसरा होता है इसमें वेलोसिटी डिपेंडेंट, मीन्स अगर डॉक्टर ज़्यादा वेलोसिटी से करेगा, रैपिडली करेगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और अगर नॉर्मली करेगा तो कम रेजिस्टेंस होगा। सो क्लास्प नाइफ एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट इज सीन इन स्पास्टिसिटी विच इज़ अ फीचर ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन। दूसरा होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी में क्या होगा, ये जब इसको फ्लेक्स करेगा तो इनिशियली और एंड में नहीं, कंटिन्यूअसली सिमिलर रेजिस्टेंस फील होगा। दिस इज सीन इन रिजिडिटी। रिजिडिटी किस में होती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन, जैसे बेसल गैंग्लिया, ठीक है। अब रिजिडिटी में भी दो टाइप होता है, एक होता है लेड पाइप, जिससे कोई लेड की पाइप हो उसको हम फोल्ड करें तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस रेजिस्टेंस होगा, ये तो हो गया नॉर्मल। बट अगर पेशेंट को ट्रेमर भी है, बिकॉज ट्रेमर्स आर मेरी क्वाइट कॉमन इन एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़, पार्किंसोनिज्म। तो इसमें क्या होगा कि उसको कंटिन्यूसली हैंड में ट्रेमर भी होंगे ऐसे, तो क्या होगा, कॉगव्हील रिजिडिटी। कॉगव्हील क्या होता है, जो बैलगाड़ी होती है उसमें से कॉगव्हील्स होते हैं, ओके। तो क्या होगा कि ये जैसे पहिया घूमता है, तो जब ये व्हील के यहाँ पे आएगा तो उस एक झटका सा लगेगा, तो ये जब फोल्ड करेगा तो कंटिन्यूस रेजिस्टेंस इज देयर, बट विथ ओकेजनल दीज ट्रेमर्स, तो एक ये पुश मिलेगा, तो एक झटका सा होगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉगव्हील, ये जो बैलगाड़ी के पहिए का। सो लेड पाइप रिजिडिटी एंड कॉगव्हील रिजिडिटी इज सीन इन एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन। और स्पास्टिसिटी में क्या होता है, क्लास्प नाइफ एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट, ठीक है। वेलोसिटी डिपेंडेंट, मोर रेजिस्टेंस विद फास्टर मूवमेंट, और ये इनिशियली होता है और लास्ट में होता है, तो इसको क्लास्प नाइफ भी याद रखना है। और यहाँ पे होता है वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, लेड पाइप टाइप हो सकता है, दूसरा कॉगव्हील हो सकता है, कॉगव्हील ट्रेमर्स, हाँ ये लिखा हुआ है। अच्छा, मसल ग्रुप्स एंटी ग्रेविटी ज़्यादा होते हैं और रिजिडिटी में इक्वल होता है। एंटी ग्रेविटी का क्या मतलब है, देखो ये बाइसेप्स है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट इस हैंड को ऊपर करता है, तो फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल, और ये जो एक्सटेंसर है लेग की एक्सटेंसर, तो फ्लेक्सर इन अपर लिम, एक्सटेंसर इन लोअर लिम आर मोर अफेक्टेड इन पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन। और एक्स्ट्रा पिरामिडल में क्या होता है, इक्वल। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाइपरटोनिया के बारे में फॉल्स है, फॉल्स कौन सा है, स्पास्टिसिटी इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, ये सही बात है। रिजिडिटी इज प्रेजेंट थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्पास्टिसिटी प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट द एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ अपर लिम, दिस इज रॉन्ग। अपर लिम में कौन सा होता है, फ्लेक्सर ग्रुप, ये बाइसेप्स। और रिजिडिटी दोनों को इक्वल इफेक्ट करती है, समझ में आया। तो करेक्ट आंसर इज दिस, मीन्स दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू सी इन अ पेशेंट विद स्यूडोबल्बर पाल्सी। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक क्या बात हो रही है। देखो, दिस इज़ द बेस ऑफ द ब्रेन, ये है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। तो टोटल जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं उसमें थर्ड और फोर्थ कहाँ से निकलती है, मिड ब्रेन। पॉन्स से निकलती है नेक्स्ट 4 क्रेनियल नर्व्स, मीन 5, 6, 7, 8, ये दिखा हुआ है 5, 6, 7, 8। और जो मेडुला है उसमें लास्ट 4 क्रेनियल नर्व, मीन्स 9, 10, 11 एंड 12, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोसोफेरिंजियल 10, 11, 12, ठीक है। तो ये बेस ऑफ द ब्रेन है। अब ये जो मेडुला है, दिस लुक्स लाइक अ बल्ब, ठीक है। इसलिए जब इस मेडुला से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स का डैमेज होता है, वी कॉल इट बल्बार पाल्सी। बट माइंड इट, बल्बार पाल्सी मीन्स कि दिस इज़ अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। हमने पहले ही स्लाइड में पढ़ा था कि ये जो क्रेनियल नर्व्स न्यूक्लियाई होती हैं यहाँ तक दिस इज़ यूएमएन, और क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के नीचे दैट इज़ एलएमएन।
तो यहाँ पे ये क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है दिस मेडुला में, वहाँ से ये नर्व्स निकल रही हैं. सो दिस इज दिस बल्बार पाल्सी लीजन इज LMN लीजन. पहली चीज़ ये समझो. सो बल्बार पाल्सी इज क्या, व्हाट इज़ बल्बार पाल्सी? बल्ब इज़ मेडुला. सो मेडुला से निकलने वाली जो लास्ट मतलब जो लास्ट 4 क्रेनियल नर्व है 9, 10, 11 एंड 12, उससे रिलेटेड न्यूक्लियस में जब डैमेज होगा तो क्या होगा? दिस विल बी बल्बार पाल्सी. तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर नॉट एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट विद स्यूडो बल्बार पाल्सी. अच्छा आगे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड बल्बार वर्सेस स्यूडो बल्बार. अभी हमने पढ़ा बल्बार पाल्सी में क्या होता है, ये मेडुला है, मेडुला में जो नर्व न्यूक्लियाई हैं उसमें डैमेज या उसके नीचे डैमेज मीन्स 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, क्रेनियल नर्व में डैमेज, दैट इज़ बल्बार पाल्सी. और अगर द कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट कंट्रोलिंग दीज न्यूक्लियस, जो ऊपर से आ रही ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल इन दिस, ये ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो इस ट्रैक्ट में लीजन को वी विल कॉल इट स्यूडो बल्बार पाल्सी. ठीक है. और ये क्या है? UMN टाइप ऑफ लीजन है, UMN. तो बल्बार वर्सेस स्यूडो बल्बार. क्रेनियल नर्व मसल्स अफेक्टेड होती हैं, जो क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही है जिन मसल्स को, दे आर अफेक्टेड, बट द मेथड द लीजन इज़ डिफरेंट टाइप. बल्बार पाल्सी LMN लीजन है, स्यूडो बल्बार इज UMN लीजन है. क्रेनियल नर्व्स वही है, ये कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट लीजन होता है जो इनको कंट्रोल करता है, बाइलेटरल UMN. तो सिम्टम्स वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर, डिस्फेजिया, डिसार्थ्रिया, डिस्फोनिया. खाना निकलने में दिक्कत होगी, बातचीत करने में दिक्कत होगी, आवाज़ निकलने में दिक्कत होगी, दीज आर सिमिलर. जॉ जर्क एब्सेंट होगा, डिप्रेस्ड होगा, बिकॉज दिस इज़ LMN लीजन जो हमने पढ़ा था. और ये जो एक्सेजरेटेड होगा क्योंकि UMN लीजन है, UMN में एक्सेजरेटेड होते हैं. की डिफ्रेंशिएटर क्या होता है? LMN लीजन है तो एट्रोफी मिलेगी फेशियल मसल्स की, फेसिकुलेशन मिल सकते टंग में. अच्छा, इसमें होता है इमोशनल लेबिलिटी बिकॉज लॉस ऑफ UMN कंट्रोल, जो हायर कॉर्टिकल कंट्रोल है वो लॉस्ट हो गया. तो फेशियल मसल्स कैसे एक्ट करना है, वेदर टू क्राई और लाफ, वो नहीं हो पाता कंट्रोल, दैट लीड्स टू इमोशनल लेबिलिटी. पेशेंट को पता रहता है कि ही और शी शुड नॉट लाफ और क्राई, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाते फेशियल मसल्स को. तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वुड यू नॉट एक्सपेक्ट. देखो डिसार्थ्रिया होगा, डिस्फेजिया होगा स्यूडो बल्बार में, डिस्फोनिया होगा बट डिप्रेस जर्क नहीं होगा. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट वैल्यू. तो ये आपको याद करना होगा. जो इंपॉर्टेंट रूट वैल्यूज़ हैं बाइसेप्स जर्क के लिए C5 C6. देखो यहाँ पे C6 7 ये सब कंट्रोल कर रही है, तो यहाँ पे C5 C6 होगा बाइसेप्स जर्क की रूट वैल्यू. और पेरिफेरल नर्व. नी जर्क देखो L3 L4, यहाँ पे ये जो डर्माटोमल सप्लाई है, जो स्किन है उसकी सप्लाई दी हुई है. दिस इज़ टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट. नी जर्क जो होती है L3 L4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आसपास का एरिया का L3 L4. सो नर्व रूट L3 L4. एंकल का कौन सा है? एंकल इज S1 S2, ये S1 और S2. और जो क्रेमास्ट्रिक रिफ्लेक्स है दैट इज़ L1 L2, प्लांटर L5 S1 L2. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक जो न्यूरोलॉजी है इन मेनिंजाइटिस एंड मैनी अदर कंडीशन वी नीड लंबर पंक्चर. तो उसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है. 23-year-old women present with nausea, fever, neck rigidity, मतलब वी आर सस्पेक्टिंग मेनिंजाइटिस, लंबर पंक्चर इज ऑर्डर्ड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रेट. देखो क्या लंबर पंक्चर के बाद हेडेक हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट आर द इफेक्टिव स्ट्रेटजीज. तो इसमें देख लेते हैं. स्मॉल डायमीटर नीडल 22 गेज. देखो 22, जितना नंबर हाई होगा 23 नीडल जो है दैट इज़ थिनर देन 22. तो नंबर जितना बढ़ता जाएगा वो नीडल उतनी स्मॉल डायमीटर हो जाएगी, ये याद रखना है. यूज एट्रोमेटिक पेंसिल पॉइंट नीडल. इंसर्ट द नीडल विद द बेवल पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. रिप्लेस द स्टाइलेट बिफोर रिमूविंग द नीडल. क्या होता है कि ये जो नीडल होती है, ये नीडल है, ठीक है, नीडल, इसके अंदर एक स्टाइलस होता है. ये नीडल में तो होल है, तो इस नीडल को कवर क्लोज करना है ताकि ब्लड डायरेक्ट बाहर ना आए. तो इसके अंदर एक स्टाइलस होता है, ठीक है, ये जिसको क्लोज रखता है. तो इसमें क्या लिखा है? रिप्लेस द स्टाइलस बिफोर रिमूविंग द नीडल. सपोज ये नीडल उसकी लंबा मतलब CSF रिमूव किया, यहाँ से CSF आ रहा है, ये नीडल अभी भी बॉडी के अंदर है. तो ये नीडल को बॉडी से बाहर निकालने से पहले इसके अंदर दोबारा से क्या करना है? स्टाइलस इंसर्ट करना है, जिससे कि ये CSF डायरेक्ट लीकिंग ना हो. ओके.
बाकी इनफेक्टिव स्टडीज़ क्या है, फ्लूइड देना या ज़्यादा देर तक रेस्ट कराना, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, इस सबसे कोई फ़ायदा नहीं होता। मेन है स्मॉल नीडल यूज़ करो, बेवल जो है उसका ऊपर की तरफ रखो, लेटरल डिक्यूबिटस पेशेंट में, रिप्लेस द स्टाइलस बिफोर रिमूविंग द नीडल। यहाँ पे जो नीडल बनी हुई है दिस इज़ रॉन्ग, ये तो एक जस्ट इलस्ट्रेटिव है, इसमें नीडल वही रहती है, ये अपना नीडल है ऐसा, और इसके अंदर एक स्टाइलस रहता है इस होल को क्लोज करने के लिए, ठीक है। सो दे आर आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव एक्सेप्ट, तो ट्रॉमेटिक नीडल, आई थिंक यहाँ कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये ट्रॉमेटिक नीडल, दिस इज़ करेक्ट। इंसर्शन ऑफ नीडल विद बेवल पॉइंटेड अपवर्ड, दिस इज करेक्ट। रिप्लेसमेंट ऑफ स्टाइलेट प्रायर टू रिमूवल ऑफ द नीडल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 20 गेज क्या हो जाएगी, ये बड़ी नीडल हो जाएगी, मिनिमम क्या है 22। एक और क्वेश्चन है लंबर पंक्चर से रिलेटेड, कौन सी मेडिसिन बंद करनी है एक्सेप्ट, मतलब किसको कंटिन्यू कर सकते हैं लंबर पंक्चर के पहले, F6 FT58 एस्पिरिन रिवारोक्साबान। तो करेक्ट आंसर है कंटिन्यू कर सकते हैं एस्पिरिन एंड अदर एनसाइडीज़, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है स्पाइनल हीमेटोमा का। बाकी ये जो GP2B3 इनहिबिटर से F6 FT58 या रिवारोक्साबान एपिक्साबान, इसमें रिस्क रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैथोलॉजिस्ट रिसीव्ड ब्लड टेंस CSF सैंपल फॉर एवेल्युएशन, CSF निकाला अभी हमने लंबर पंक्चर से, बट उसमें ब्लड आया है, द सैंपल वाज सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फॉलोइंग फाइंडिंग वाज ऑब्जर्व। कैसे पता करेंगे कि क्या है, देखते हैं। देखो अगर ब्लड टेंस CSF है उसका सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्लियर है, ये जैसे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कलरलेस, मींस ब्लड जो है इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द नीडल इंसर्शन, वो बाद में आया था, नो टाइम फॉर RBC टू लाइज, मींस ट्रॉमेटिक टैप है, मतलब जब हम इंसर्ट कर रहे थे उस टाइम ब्लीडिंग हुई। बट अगर येलो सुपरनेटेंट हुआ, ऐसे येलो कलर का हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, मींस कि उसमें रैंडम RBCs जो है रेड ब्लड सेल्स काफ़ी टाइम से थी CSF के भीतर, जिससे वो लाइज हो गई और सेंट्रीफ्यूगेशन में ये ज़ेंथोक्रोमेशिया आ गया है, ठीक है। सो दिस इज सजेस्टिव ऑफ सबारेक्नोइड हेमरेज, अंडरस्टूड। अगर ब्लड दिख रहा है नेकेड आई से, उसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में अगर क्लियर है मींस ट्रॉमेटिक टैप है, और अगर जेंथोक्रोमिया है मींस सबारेक्नोइड हेमरेज हो सकता है। अदर कॉज क्या हो सकते हैं, हाई CSF प्रोटीन लेवल 150 के ऊपर, या लीवर डिजीज है तो उसका बिलिरुबिन है तब भी ऐसा हो सकता है। तो क्वेश्चन वही है, व्हाट इज़ द लीस्ट लाइकली डायग्नोसिस अगर ब्लड टेंस्ड है, तो ट्रॉमेटिक टैप हो सकता है, centrifugation of the following was observed, actually following means जेंथोक्रोमेशिया was observed, जेंथोक्रोमिया, तो इसमें क्या होगा, ट्रॉमेटिक टैप में जेंथोक्रोमिया नहीं होगा, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये सबारेक्नोइड हेमरेज हो सकता है, लिवर डिजीज हो सकता है, एलिवेटेड प्रोटीन हो सकता है, समझ में आया। देखो अब थोड़ा सा कोमा से रिलेटेड देख लेते हैं। एल्डरली डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट वाज कैरीड टू इमरजेंसी रूम इन कोमाटोज स्टेट, एग्जामिनेशन का BP बढ़ा हुआ है, पल्स रेट इतना है, प्लांटर बायलेटरल एक्सटेंसर है, तो क्या करेंगे इसमें, यू कैन थिंक कि इट इज़ अ केस ऑफ CVA एंड यू वुड एडवाइज CT ब्रेन, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। अप्रोच टू कोमाटोज पेशेंट, फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज चेक एंड करेक्ट मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, तो इन सबको रूल आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी चेक, तो उसमें क्या करना होगा, ब्लड शुगर लेवल सबसे पहले देना होगा, चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू GCS स्कोर, इसमें आइज ओपन, आइज रिस्पॉन्स टू वॉइस, inappropriate words, basically you have to understand Glasgow coma scale। देखो पेशेंट आया आपके इमरजेंसी में, यू हैव टू आइडेंटिफाई हिज और हर आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स EVM। तो अगर टोटल स्कोर इज़ 15 में से आइज में कितना आएगा 4, EVM V में 5 एंड इसमें 6, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर ऑफ मोटर रिस्पॉन्स इज 6, मैक्सिमम स्कोर ऑफ वर्बल रिस्पॉन्स इज 5, मैक्सिमम फॉर आई इज़ 4। अगर स्पॉन्टेनियसली ओपनिंग हो रही है, अलर्ट ओरिएंटेड है, ओवेज कमांड है, हाथ पैर जैसे बोलो वैसे चला रहा है, सो टोटल स्कोर वुड बी 15, ठीक है। अब उससे कम में क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे याद करने के लिए इजी है, नो रिस्पॉन्स, तो सब मतलब मिनिमम स्कोर 1 है, नो रिस्पॉन्स सबको एक एक दे दो, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। पाई पेनफुल, आई के लिए 2, आई इनकॉम्प्रीहेंसिबल साउंड्स, मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, एक्सटेंशन
ये अभी एक्सटेंशन फ्लेक्शन अभी देखते हैं, अभी ये याद कर लो। पाई आई ओपनिंग में पेनफुल है, सो 2, आई इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एक्सटेंशन इज मोटर, तो ये क्या हो जाएगा 2, सबको 2 मिल जाएंगे। और वॉइस कमांड पे आई ओपनिंग है, चिल्लाने पे आई ओपनिंग है, तो इसमें 3। इनअप्रोप्रिएट मतलब कि उस टाइम पे जो नहीं बोलना चाहिए वैसी बातें बोल रहा है, तो दिस इज़ 3। और फ्लेक्शन दिस इज़ 3। और 4 तो अभी हमने देखा स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग है। अगर पेशेंट कंफ्यूज है तो 4। पेशेंट विदड्रॉल फ्रॉम पेन, अगर हमने कहीं पेन दिया और वो हाथ हटा लेता है, दैट इज़ 4। 5 और 6 इसमें होता नहीं है। ओरिएंटेड ये हाईएस्ट है वर्बल के लिए। लोकलाइज टू पेन, ओवेज कमांड, ये 5 और 6। तो देखो इस चार्ट में देखो, अगर आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस है तो 4 नंबर दे दो, अगर बोलने पे आई ओपनिंग है तो 3, पेन पे 1, नो रिस्पॉन्स 1, अलर्ट एंड ओरिएंटेड 5, कन्फ्यूज्ड 4, इनअप्रोप्रिएट मतलब जो नहीं बोलना चाहिए वैसी बात कर रहा है तो 3, इनकॉम्प्रिहेंसिबल क्या बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा, और नो रिस्पॉन्स। ओवेज कमांड उसको बोलो हाथ ऊपर करो कर लेगा। लोकलाइज पेन, उसको कहीं पेन दोगे तो वहाँ पे समझ जाएगा पेन मिल रहा है, पेन है। और विदड्रॉल हाथ हटा लेता है। फिर डीकॉर्टिकेट, डीसेरिब्रेट, नो रिस्पॉन्स। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड दिस डीकॉर्टिकेट वर्सेस डीसेरिब्रेट। देखो डीकॉर्टिकेट मतलब कि लीजन इज सुप्रा टेंटोरियल, ठीक है, और डीसेरिब्रेट मीन्स ब्रेन स्टेम में लीजन है। समझ में आया? बेसिकली एक पार्ट है रेड न्यूक्लियस ब्रेन में, अगर इसके ऊपर लीजन है दैट इज़ डीकॉर्टिकेट, और अगर नीचे लीजन है दैट इज़ डीसेरिब्रेट। तो डीसेरिब्रेट में ई ज़्यादा है तो याद रखने के लिए कितने सारे ये ई, तो दिस इज़ एक्सटेंशन, और डीकॉर्टिकेट इज़ फ्लेक्शन। ज़्यादा बेकार कौन सा है? पुअर प्रोग्नोसिस, एक्सटेंशन। डीसेरिब्रेट रिजिडिटी, डीसेरिब्रेट रिजिडिटी हैज़ पुअरर प्रोग्नोसिस। इसमें क्या होता है, सब कुछ एक्सटेंडेड हो जाते हैं, हैंड्स, लोअर लिम, और जो डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी इसमें अपर लिम फ्लेक्स रहते हैं, लोअर लिम एक्सटेंडेड रहते हैं। सो बैड प्रोग्नोसिस, पुअरर प्रोग्नोसिस इज डीसेरिब्रेट रिजिडिटी। तो ये GCS आपको याद करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है 30 ईयर ओल्ड मैन ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पेशेंट ओपन्स हिज आई इन रिस्पॉन्स टू वॉइस। देखो अगर नॉर्मली ओपन करता तो हम कितना देते 4, अगर बोलने पे कर रहा है तो कितना देंगे 3। दूसरा है इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स में क्या दे देंगे 3। एंड थर्ड पॉइंट है एक्सटेंस पेनफुल स्टिमुलाई पे, तो अगर एक्सटेंस कर रहा है तो कितना मिलेगा 2, तो 3, 3 and 2, total score would be 8. So as a question they will ask you. This is another question, what is the minimum Glasgow Coma scale pupil score? This is slightly different. अभी हमने पढ़ा था EVM, 1 minimum, 1 minimum, 1 minimum, तो मिनिमम क्या आंसर होना चाहिए 3, बट यहाँ पे they are asking about GCS pupil score, not GCS प्लेन वाला। देखो तो इसमें क्या देखते हैं, प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर, बोथ प्यूपिल अगर रिएक्टिव अनरिएक्टिव है लाइट के लिए तो 2 माइनस करना होगा, अगर एक लाइट के लिए अनरिएक्टिव है तो 1 माइनस करना होगा। बेसिकली जो GCS स्कोर है, पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसको स्कोर हमने निकाला 3। नाउ वी विल सी प्यूपिल स्कोर। प्यूपिल अगर एक भी रिएक्टिव नहीं है लाइट पे तो -2 कर दो, 1 हो गया, अगर एक रिएक्टिव है तो 3 - 1, ठीक है। तो मिनिमम स्कोर कितना हो जाएगा 3 - 2 दैट इज़ 1, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज़ 1। देखो यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन है, द पेशेंट ओपन्स हर आइज इन रिस्पॉन्स टू लाउड वॉइस, तो कितना हो जाएगा 3। लोकलाइज पेन तो कितना हो जाएगा 5। कन्फ्यूज्ड एंड डिसोरिएंटेड तो कितना हो जाएगा 4। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए। अब देखो यहाँ पे पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो फिर क्या करेंगे, आई मूवमेंट्स हैं, पेन एंड एबनॉर्मल फ्लेक्शन, तो बिकॉज पेशेंट इज इंट्यूबेटेड तो बर्बल पे कोई कमेंट नहीं होगा, तो दिस वुड बी द आंसर। एंड लास्ट टॉपिक है ब्रेन डेथ। इसमें देखो पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम, ब्रूटली बीटन ड्यूरिंग मगिंग इंसिडेंट, ही इज अनरिस्पॉन्सिव इवन टू पेनफुल स्टिमुलाई एंड एपनिक, हाउएवर ही डज हैव ए पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग वुड एक्सक्लूड अ डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन डेथ। देखो क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या है ब्रेन डेथ डायग्नोसिस का, कोमा, पेशेंट कोमा में होना चाहिए, अनरिस्पॉन्सिव टू ऑल नॉक्सिस स्टिमुलाई, कुछ भी कर लो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स। ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स का क्या मीनिंग होता है,
देखो प्यूपिलरी मतलब लाइट डालेंगे आंखों पे, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कुछ नहीं होगा। ऑक्यूलोसिफेलिक, इसमें क्या होता है, ये डॉल्स फिनोमेना होता है, डॉल्स आई, जैसे गुड़िया की हेड को एक तरफ टर्न करते हैं तो उसकी आई अदर साइड टर्न हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूलोसिफेलिक, वो भी नहीं होगा। ऑक्यूलोवेस्टिबुलर, कान में पानी डालेंगे तो कोल्ड वाटर डालेंगे तो सिमिलर तरफ आई मूवमेंट होना चाहिए, वो भी एब्सेंट होगा। कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं होगा, गैग रिफ्लेक्स नहीं होगा, कफिंग रिफ्लेक्स नहीं होगा। सो ऑल ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट। Apnea, no respiratory effort in presence of potent stimulus. The apnea test is positive if there is no breathing despite PSU2 more than 60. देखो अगर PSU2 बढ़ने लग जाता है there is respiratory effort, but apnea मतलब पेशेंट में कुछ नहीं होगा। Finding that exclude brain death, constricted pupil मतलब brain stem function is still intact. That can present in brain death, spinal cord reflex हो सकती हैं such as deep tendon reflex, बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड कैन रिमेन फंक्शनल। देखो ब्रेन डेथ की बात हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड डेथ की बात नहीं हो रही, सो स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन मे रिमेन फंक्शनल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग वुड एक्सक्लूड अ डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन डेथ। देखो ऑक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स नहीं है, मतलब कान में कोल्ड वाटर डालेंगे तो आई मूवमेंट नहीं है, तो ये तो हो सकता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल अगर है तो मतलब कुछ ब्रेन स्टेम फंक्शन एक्टिव है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। पल्स रेट नहीं है, पॉजिटिव डीप टेंडर रिफ्लेक्स, तो ये तो हो सकता है ब्रेन डेथ में। जो कि नहीं हो सकता ब्रेन डेथ में, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल नहीं हो सकती। इसमें अभी हमने पढ़ा था लैक ऑफ रेस्पिरेटरी एफर्ट कितने लेवल के ऊपर, 60, तो ये करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल क्राइटेरिया फॉर ब्रेन डेथ इंक्लूड एक्सेप्ट कोमा, हाँ, एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स राइट, एपनिया राइट, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स कोई क्राइटेरिया में नहीं है। ओके।